नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबर भारत के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। हेलो डॉक्टर हमारा लाइव प्रोग्राम है और हर बार हम किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं और इस बार हम चर्चा करेंगे कैंसर पर। कैंसर का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे के लोगों के पसीने छूट जाते हैं। कैंसर से जुड़े तमाम सवाल मन में उठने लगते हैं। इसका इलाज कैसे होगा, क्या इसका इलाज संभव है, इसके लक्षण क्या हैं, ये कैसे फैलता है, इसका उपचार क्या है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच क्या आप ये जानते हैं कि हड्डियों में भी कैंसर हो सकता है, जिसे बोन कैंसर कहते हैं। बोन कैंसर पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उमेश बत्रा, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे हम बोन कैंसर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उमेश जी, खबर भारत में आपका बहुत स्वागत है। उमेश जी के बारे में मैं आपको बताऊंगी और जैसे बोन कैंसर की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उमेश जी कई बार खबर भारत में आ चुके हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी कई विषयों पर विस्तार से जानकारी दे चुके हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक नंबर बताना चाहूंगी, अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हैं और उनसे कोई सवाल रखना चाहते हैं तो हमारे नंबर 0755-428-8228 या फिर 428-9075 पर कॉल कर सकते हैं और सीधे अपने सवाल डॉक्टर बत्रा से रख सकते हैं। तो जल्दी करिए, फोन उठाइए और डायल कीजिए। हमारा ये प्रोग्राम शाम 6 बजे तक खुला है। तो चलिए हम डॉक्टर बत्रा का स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर बत्रा, आपका बहुत स्वागत है खबर भारत में। थैंक यू। डॉक्टर, जैसे कि हम बोन कैंसर की बात कर रहे हैं, बोन उससे पता ही चल रहा है कि बोन कैंसर यानी हड्डियों का कैंसर, तो कितने प्रकार होते हैं इस बोन कैंसर के? देखिए, बोन कैंसर दो तरह का होता है जी। एक तो हम बोलते हैं प्राइमरी और दूसरा बोलते हैं सेकेंडरी। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कैंसर की बीमारी कुछ जो होती है वो हड्डी से ही शुरू होती है। जी। सेकेंडरी कैंसर का मतलब होता है आपके शरीर में किसी भी अंग का कैंसर है वो वापस अपने बोन, जब कहते हैं कि शरीर में फैल गया था मतलब ये कि वो तो लीवर, लंग्स या फिर अपने ब्रेन में जाता है या हड्डियों में जाता है। हड्डियों में उन जगह जाता है जहाँ पे खून की सप्लाई ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जैसे ब्रेन का, जैसे कोई कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को लंग्स का कैंसर है, वो जाके हड्डियों में, जैसे आपके कूल्हे की हड्डी में या रीढ़ की हड्डी में अपना एक बना लेता है और वो फैलता जाता है। तो ये जो है, जो सेकेंडरी कैंसर है, सेकेंडरी बोन ट्यूमर है, वो दूसरे कैंसर से आके हड्डियों में आ जाता है। अब क्योंकि उससे हड्डी कमज़ोर हो जाती है और टूट जाती है, इसलिए इलाज उसका करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या होता है, प्राइमरी का भी इलाज करना है और सेकेंडरी जो ट्यूमर हुआ है उसका भी इलाज करना। अब दूसरी बात जो बताई मैंने, प्राइमरी ट्यूमर, जो सेकेंडरी ट्यूमर सबसे कॉमन होते हैं। मतलब शरीर में कहीं भी कैंसर हुआ, मान लो आपको कैंसर लंग्स का है, कैंसर प्रोस्टेट का है, कैंसर यूट्रस का है, वो जब हड्डियों में पहुंचेगा तो हड्डी कमज़ोर होगी, टूटेगी, और टूटने के लिए उस टाइम प्राइमरी कैंसर जो है जनरली लॉन्ग बोन्स में होता है, कॉमनली रीढ़ की हड्डी में भी होता है। लॉन्ग बोन्स में जो कैंसर, प्राइमरी कैंसर है, कॉमनली बच्चों में होता है। छोटे बच्चे, 10, 11 साल, 15 साल के बच्चे में। इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ जो बात आम जनता को जाननी है कि जब भी कोई तकलीफ हो पैर में, या जनरली कहा जाता है कि बच्चा स्कूल गया था, गिर गया, चोट लग गई, और 15 दिन वो उसी तरह निकाल देता है कि 15 दर्द हो गया, कोई सिकाई कर देता है, कोई मालिश कर देता है, कोई दवा कोई दे देता है, तो 15 दिन के अंदर वो कैंसर बढ़ता जाता है। मेरी रिक्वेस्ट सभी लोगों से ये है कि आपको जब भी कोई ऐसी कोई तकलीफ हो, चोट लगी जो 2-3 दिन के थोड़े घरेलू इलाज से ठीक नहीं हो रही है, तो प्लीज़ एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जरूर दिखाएं। उसकी जो भी जानकारी, उसको जो भी जांच करवाना है, सबसे पहला लक्षण होता है हड्डी में दर्द। हड्डी में दर्द, बच्चा रोज गिरता है तो वो लोग सोचते हैं कि गिरने से हो गया, जबकि कई बार क्या होता है, गिरने की हिस्ट्री मिलती है मगर वहाँ पे ट्यूमर बढ़ रहा होता है। तो इसलिए वो एक डिसेप्टिव हिस्ट्री रहती है। तो जहाँ आपका डायग्नोसिस जल्दी बन जाएगा, जल्दी डायग्नोसिस बनने से इलाज मुमकिन है। जी। अभी मैंने कई लोगों का इलाज किया है, जैसे आज 25-30 साल हो गए मुझे हड्डी के कैंसर्स का इलाज करते हुए, और मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो बिल्कुल टाइमली डायग्नोज हो जाते हैं कुछ तरह के कैंसर, उसमें ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे पास करीब 10-10, 15-15 साल के फॉलोअप हैं कई पेशेंट्स के, जो टाइमली पूरी एडवाइस लेके, और उनको यदि ऑपरेशन बोला ऑपरेशन कराया, उन्होंने कीमोथेरेपी बोला तो कीमोथेरेपी कराई, तो जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाती है। मगर होता क्या है कि अब हमने कहा आपको कीमोथेरेपी कराना है, तो जैसे लड़के और लड़कियां सभी कहे कहते हैं, अरे साहब हम कीमोथेरेपी नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? कहते साहब बाल झड़ जाते हैं। अरे बाल झड़ जाएंगी, तुम जान बचाना,
तो इस तरह की जो मिथ्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमेशा पहले आपको सही सलाह लेके सही इलाज सही टाइम पे शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी कैंसर हो, चाहे वो हड्डी का कैंसर हो, चाहे शरीर में किसी और भाग में कैंसर हो, सही टाइम पे सही इलाज होगा तो 80-90% केसेस में इलाज। आज से 40 साल पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे, उस टाइम पे कैंसर का मतलब होता था कि डेथ वारंट, क्योंकि उस टाइम पे कैंसर के कोई इलाज मुमकिन थे ही नहीं। जी। आज में कीमोथेरेपी और ऑपरेशन इस तरह से हो गए हैं कि आदमी 70-80% सर्वाइवल रेट है। मतलब आप यदि इलाज पूरा करें तो 70 से 80% मरीज जो हैं स्वस्थ हो जाते हैं। हाँ, 20% में किसी ना किसी कारण से हम लोग भी फेल होते हैं, और कुछ मरीज के साइड से, कुछ हम लोग की साइड से, कुछ कई बीमारियां ऐसी होती जिन पे कीमोथेरेपी वगैरह असर ही नहीं करती, तो उस जगह हम लोग कुछ नहीं कर पाते। मगर इलाज सही होने से 90% 80% लोगों को काफ़ी फायदा मिलता है। तो इस तरह से इलाज सही तरीके से होना जरूरी है। जैसा कि आपने अभी बताया कि थेरेपी नहीं कराते हैं लोग, और कहीं ना कहीं ये जो कैंसर है वो जो कहना चाहिए शारीरिक रूप से, और शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी इस पर प्रभाव डालता है। बिल्कुल। आदमी, किसी भी मनुष्य को, बच्चे को कभी कैंसर की बीमारी का आप शक भी डाल दो तो बेचारे उसके पेरेंट्स तो टूट जाते हैं, और वो जब आते हैं उनके हवाइयाँ उड़ी होती हैं जब तक कि वो डायग्नोसिस पूरा ना हो जाए, और भगवान से यही कहते हैं कि सब कैंसर ना निकले। ठीक है ना। हम लोग भी ये दुआ करते हैं कि भैया कैंसर किसी दुश्मन को भी ना दे, मगर जब टाइमली डायग्नोज हो जाए तो इलाज हो जाता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने अभी बताया कि बोन कैंसर के दो प्रकार हैं, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इन दोनों में सबसे खतरनाक कौन सा कैंसर है? देखिए, सेकेंडरी ट्यूमर जो है ना, शरीर के दूसरे भाग से आ रहा है। बिल्कुल। ठीक है। तो अब दूसरे भाग में जो पहला भाग है, जैसे मान लीजिए कैंसर फेफड़े का है या कैंसर उसको यूट्रस का है, तो वो प्राइमरी ट्यूमर जो है उसका कंट्रोल कितना हुआ है। यदि वो बढ़ चुका है तो फिर इलाज बहुत मुश्किल होता है। आपको प्राइमरी का भी इलाज करना है और सेकेंडरी का भी इलाज करना है। सेकेंडरी ट्यूमर जो है, जो आपका बोन में आया है, जो बोन में जो सेकेंडरी, उसके वजह उससे क्या हो रहा है, हड्डी कमजोर होकर टूट रही है। जैसे ही कोई बीमारी हड्डी में पहुंचती है तो यदि हड्डी के अंदर ही अंदर रहे, हम तो पूरी हड्डी को निकाल के अलग कर देंगे, ऊपर से नीचे तक जितना बना, उसकी जगह पे नकली स्टेनलेस स्टील के या टाइटेनियम के इम्प्लांट्स आते हैं वो डाल देते हैं। मगर यदि हड्डी टूट चुकी है तो इसका मतलब ये कि कैंसर के जो सेल्स हैं वो आसपास के मांस में, टेंडन में और आर्टरीज में जा चुके हैं। उस हालत में पैर या हाथ को बचाना बहुत मुश्किल होता है। जी। उस अगर टाइम पे हम उसको काटना ही पड़ता फिर। बिल्कुल, अगर हम बात करें कैंसर के स्टेज की, हमने देखा है कि कई स्टेज होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें जाकर ये पता चलता है कि अब कैंसर फैल चुका है, या फिर उसे कंट्रोल उस वक्त किया जा सकता है, और या फिर कब ये पता चलता है कि अब इस स्टेज में आकर सबसे खतरनाक कैंसर फैल चुका है? देखिए, हर कैंसर का, हर शरीर के हर भाग का कैंसर की स्टेजिंग अलग होती है। बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर में आपको लिम्फ नोड्स के लेवल से पता चलता है। उसके बाद आपका प्रोस्टेट कैंसर है तो उसका लोकल इन्वेजन और उसके भी लिम्फ नोड से ज़्यादा मालूम पड़ता है। प्राइमरी बोन ट्यूमर है, उसके स्प्रेड, तो इसलिए स्टेजिंग कैंसर की नहीं है, किस भाग का कैंसर है उससे स्टेजिंग होती है। तो जनरली एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जब स्टेज 1 है मतलब वो ट्यूमर एक लोकलाइज्ड एरिया में है, जब स्टेज 2 है मतलब वो पास में फैल चुका है, स्टेज 3 मतलब वो दूर दराज फैल चुका, मतलब बोन से वो लिम्फ नोड में आ गया, बोन से ब्रेन में पहुंच गया, ब्रेन से, दैट इज स्टेज 3। और स्टेज 4 में तो आदमी बिल्कुल ही जा चुका है। जी, जैसा कि अभी आपने बताया था कि छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर हो जाता है, तो क्या जैसे कि शारीरिक उनकी जो बनावट है, जिस तरीके से कहते हैं कि बच्चों की बढ़ती हुई उम्र होती है, तो क्या उसमें किसी प्रकार की रुकावट आती है इस जो बोन कैंसर है उसके चलते, या फिर मानसिक रूप से किस तरीके से प्रताड़ित होता है इस कैंसर में बच्चा? मैंने जो सबसे छोटे बच्चे का ऑपरेशन किया है जी, वो है 11 साल का, जिसमें ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा जो कि हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, वो फीमर का, मतलब जांघ की हड्डी का, फीमर का, उसको ट्यूमर को निकाल के उसमें एक प्रोस्थेसिस मतलब नकली जोड़ डाला गया। जोड़ ऐसा डाला गया
जिसको कि हर 6 महीने में हम लोग स्क्रू घुमा के उसकी लेंथ भी बढ़ा, क्योंकि यदि आप एक हिस्से को निकाल देंगे तो दूसरा पैर तो बढ़ता जाएगा। ग्रोथ हो रही है बच्चे की, 11 साल का बच्चा है, तो वो जो ग्रोथ हो रही है एक पैर की हो रही है, एक पैर की रुक गई। तो जो ग्रोथ हो रही है उसको लिम्ब लेंथ को बराबर करने के लिए हम उस प्रोस्थेसिस को बढ़ाते जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडेबल प्रोस्थेसिस। तो बच्चों के लिए वो करना, और फिर दूसरा उसमें ऑब्जर्वेशन ये करना पड़ता है कि ट्यूमर कहीं फैल तो नहीं रहा। तो उसके लिए हम लोग को जांचें कराना पड़ती हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, ये सब करा के देखते हैं कि शरीर में कहीं फैल तो नहीं रहा। तो जैसे अभी रिसेंटली हमने 1 साल पहले एक बच्चे का किया था, अभी उसका 1 हफ्ते पहले उसका प्रोसेस को एक्सपेंड किया, मतलब स्क्रू घुमा के, तो वो उसकी जो पैर जो था वो जो 5-7 सेंटीमीटर छोटा हो गया था, उसको 3 सेंटीमीटर कर दिया छोटा, बढ़ा दिया, तो बराबर उसकी लिम्ब लेंथ लगभग बराबर आ गई। तो इस तरह से वो, और उसमें पूरा जांच करवाई, पेट स्कैन वगैरह सब नॉर्मल आया, तब वो हमने आगे किया। जी, मतलब ये प्रक्रिया हमेशा चलती जाएगी जैसे जब जैसे तक उसकी बच्चा, ग्रोथ बढ़े। हाँ, जब तक बच्चा 17-18 साल का नहीं हो जाता, पूरी ग्रोथ अटेन नहीं करना, तब तक हमको वो बढ़ाना पड़ता है, ताकि उसकी लिम्ब लेंथ में डिफरेंसेस नहीं आए। मतलब जब तक उसकी उम्र बढ़ेगी, जब तक उसकी ग्रोथ रुक नहीं जाती है, तब तक वो इन परेशानियों से जूझता रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से भी इसमें प्रताड़ित होता देखिए रहेगा। मैडम, एक बात है, कैंसर के इलाज में सबसे पहला एम होता है मरीज की जान बचाना। बिल्कुल। दूसरा एम होता है उसका पैर बचाना, पैर या हाथ, लिम्ब सेविंग। उसके बाद थर्ड होता है रिहेबिलिटेशन। आपने जान बचा ली, एक काम हो गया, आपने पैर बचा लिया, तो उसको काम लायक बनाना। ये 3 स्टेज पे ऑपरेशन, मतलब पेशेंट का इलाज होता है। तो जैसे आपने पैर बचा लिया उसका, तो अब हमारी एम है उस बच्चे का कि वो बिल्कुल नॉर्मल चले, पैर में पूरी ताकत रहे, उसको दर्द ना रहे। तो बच्चा तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकली डाउन होता है, उससे ज़्यादा साइकोलॉजिकल डाउन उसके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि बच्चे को तो समझ ही नहीं कि कैंसर होती क्या चीज़ है। बिल्कुल तो सही कहा। इसलिए वो हमको पूरी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उस पर बहुत टाइम देना पड़ता है, पेशेंट के लिए, उसके अटेंडेंट्स के लिए पूरी चीज़ समझाना पड़ती है, उसको मॉरली बूस्टअप करना पड़ता है कि तुम जो अपन जो कर रहे हैं, भगवान ने तुम्हें ऐसी बीमारी दी है जिसका इलाज यही है। ये जो बोन कैंसर है, क्या इससे किसी प्रकार के दुष्प्रभाव भी सामने देखने को मिलते हैं? दुष्प्रभाव का मतलब साइड इफेक्ट? जी। साइड इफेक्ट तो अब ये सभी बीमारियों के होते हैं। दुष्प्रभाव यही होता है, कैंसर को मान लो आप इलाज नहीं करो तो वो फैलता जाएगा, पैर में इतना फैल जाएगा कि फिर पैर को काटना पड़ता है, फिर बचा नहीं सकते। क्योंकि कई लोग जो लेट आते हैं, जैसे गांव से पेशेंट जो आते हैं, वहाँ पे वो क्या चचूंदे लगवाते रहते हैं, जो गर्म करवा के रॉड को, दर्द इतना होता है। बोन कैंसर इज वेरी पेनफुल। कहीं ना कहीं आज भी अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले झाड़वाना फुकवाना इस तरह के मामले रहते हैं, तो इसके चलते भी वो लोग ये जो कैंसर है इसको बढ़ा देते हैं, उसके बाद डॉक्टरों के पास आते हैं। तो उस समय किस तरह का उपचार उनके लिए किया जाता है जिससे कि उन्हें स्वस्थ किया जा सके? नहीं, सबसे पहले तो चीज़ होती है काउंसलिंग। उनको समझाना पड़ता है कि आप बहुत लेट हो गए हो और ये इस तरह से बीमारी फैलती जा रही है। यदि उनकी समझ में आ जाए, यदि वो आपकी बात मान ले, तो फिर आपको उनको कायदे से साइंटिफिक तरीके से इलाज करना पड़ता है। यदि कैंसर फैल चुका है तो उसको, यदि पैर में ही फैला है तो हम पैर काटने की एडवाइस करते हैं। पैर में ज़्यादा नहीं फैला है तो पैर बचाने की कोशिश करते हैं। यदि दूसरी जगह चला गया है तो ऐसा ट्यूमर है जैसे इविंग सार्कोमा, सबसे ज़्यादा जैसे प्राइमरी ट्यूमर जो बोन के हैं 3-4 तरह के होते हैं, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, इविंग सार्कोमा, ऑस्टियोक्लास्टोमा जो कि बिनाइन के बाद मेलिग्नेंट भी होता है ना। इस तरह से जो ट्यूमर्स होते हैं उसके अलग अलग तरीके का रिस्पांस होता है। जैसे इविंग्स ट्यूमर जो है वो आपको कीमोथेरेपी से बहुत अच्छा रिस्पांस, इसका कहा जाता है कि ट्यूमर मेल्ट्स लाइक ए वैक्स, मेल्ट्स लाइक ए आइस, मतलब आपने कीमोथेरेपी शुरू की और ट्यूमर पिघल के छोटा हो जाता है। जबकि ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा के कई वैरायटीज होती हैं जिसमें आप कीमोथेरेपी देने के बाद भी आप उसको नहीं बचा पाते। तो क्या इस तरह के कैंसर में किसी प्रकार के खान पीन का भी विशेष ध्यान रखा जाता है? नहीं, खान पीने का अभी तक तो हमारे नॉलेज में नहीं है और साइंस में भी कुछ नहीं है कि खाने पीने से ये होता है। अभी तक तो इस बोन कैंसर्स के बारे में मालूम ही नहीं है कि क्यों होता है। इसका कोई डायरेक्ट साइंटिफिक, सिर्फ 1-2 जगह कुछ जेनेटिक मेकअप का बताया गया है, मगर ये
उसका ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशन खाने पीने से नहीं है। एक चीज़ और जानना चाहूँगी मैं, जिस तरीके से कहते हैं जब कैंसर हो जाता है तो लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है, इसका कोई सवाल नहीं है, इसका इलाज संभव है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल उनके मन में उठते हैं। तो क्या हम यही जानना चाहूँगे कि क्या इसका उपचार जो है वो क्या कुछ हो सकता है, क्या ऑपरेशन करके ही इसे हटाया जा सकता है? देखिए, कैंसर जो है ना, मैंने ऐसे बताया आपको कि हर जगह का कैंसर अलग अलग है। किसी का ऑपरेशन पहले होता है, किसी का कीमोथेरेपी पहले होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। अंजलि मौर्य हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अंजलि आपका खबर भारत में जुड़ने के लिए। जी अंजलि, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम नमस्कार। जी तो मैम ये चाह रही हूँ कि जो बोन कैंसर हो रहा है, मैंने ऐसे मरीजों को भी देखा है कि मतलब कि उन्हें खाने पीने में किस तरह से अपने रूटीन में ले, खाने पीने में क्या खाना चाहिए जिनको जो मरीज है बोन कैंसर की। देखिए, खाने पीने से डायरेक्ट रिलेशन उसका कुछ नहीं है, क्योंकि कैंसर के मरीज में कमज़ोरी बहुत आ जाती है। इसलिए पौष्टिक आहार, बैलेंस डाइट, ये हर एक को लेना जरूरी रहता है, ताकि उसमें कमज़ोरी, खून की कमी, ये सब कुछ ना हो। मगर डायरेक्ट रिलेशन जैसे हम कहें कि साहब आपको चावल खाने से ही हो जाता है, ये रोटी खाने से हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोन कैंसर किसी को भी हो सकता है, मीट खाने वाले को भी हो सकता है, वेजिटेरियन डाइट वाले को भी हो सकता है। इसलिए डायरेक्ट रिलेशन कोई भी बोन कैंसर का नहीं है। जी अंजलि, सवाल रखें अपना। जी मैम, एक और सवाल है कि जैसे कि जब कैंसर फैलता है 3rd स्टेज से 4th स्टेज पे, तो वो किस तरह से, मतलब कितना टाइम लगता है ये जो प्रोसेस होती है? नहीं, इलाज की बात कर रहे हैं। जी सर। इलाज में जिस स्टेज पे मरीज आया है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मरीज आया कि बिल्कुल फैल ही चुका है, तो उसको हम लोग पैलिएटिव सर्जरी करते हैं। पैलिएटिव सर्जरी का मतलब होता है कि जिसमें आदमी को पैर काट के या कुछ उसको बची हुई ज़िंदगी बच जाए, इस तरह से इलाज करते हैं। जाकि क्योंकि यदि हम पैर बचा लें और पैर पेनफुल रहे तो चलने मुमकिन नहीं हो पाता, तो इसलिए उसको पैर काट के आर्टिफिशियल लिम्ब लगा देना ज़्यादा ठीक लगता है। मगर यदि मरीज़ जो है बहुत जल्दी आ जाए तो फिर कीमोथेरेपी, मगर इसका टाइम ड्यूरेशन किसी का फिक्स नहीं रहता। ये रिस्पांस, हर कैंसर का रिस्पांस टू ड्रग्स एंड रिस्पांस टू सर्जरी वेरी करता है। कभी 6 महीने में मरीज़ अच्छा होता है, कभी 2 साल में भी ठीक नहीं होता। तो ये एक कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं बना सकते कि कितने दिन में मरीज़ ठीक होगा। जी अंजलि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा सवाल अंजलि रखा है। अंजलि जुड़ी हुई थी हमारे साथ इंदौर से, और उनका जो सवाल था बहुत ही अच्छा था कि हर किसी के मन में ये सवाल उठता है डॉक्टर साहब कि आखिर कैंसर हो गया है तो कितना समय लगेगा इसे ठीक होने में, कितना वक्त होगा, कब स्टार्ट होगा, क्या कुछ होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उनके मन में उठने लगते हैं, जो आज शायद बहुत सारे दर्शक जो देख रहे होंगे तो उनको क्लियर हो गया होगा कि इसकी कोई स्टेज नहीं है कि कब तक ये कैंसर चलेगा और कब तक नहीं। तब तक हम बात कर लेते हैं। मैं आपसे बात कर रही थी कि ऑपरेशन को लेकर, कि किस तरीके से मतलब ऑपरेशन करके ही क्या इसे निकाला जा सकता है, इस कैंसर को मतलब खत्म किया जा सकता है, कहना मैंने चाहिए। बताया बोन कैंसर, जब कैंसर हड्डी के अंदर तक का है, हड्डी की जो आपको स्ट्रक्चर है वो तो मालूम है, बाहर कॉर्टेक्स होता है, अंदर मेडुला होता है। यदि हड्डी के अंदर तक का कैंसर है तो उसको पूरी की पूरी हड्डी को निकाला जा सकता है। हड्डी को निकाल के उसकी जगह पे आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस, जिसको हम लोग प्रोस्थेसिस बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील के भी बनते हैं, टाइटेनियम के भी बनते हैं, वो उसके नाप से, जिसको बोलते हैं कस्टमाइज्ड मेगा प्रोस्थेसिस, वो बना के उस, क्योंकि कस्टमाइज इसलिए कि हर मरीज के हिसाब से, उसकी हाइट से, उसके लेंथ से बनाया जाता है, और वो लगा देते हैं। तो वहाँ से जहाँ कैंसर की बीमारी थी वो कैंसर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। अब जो शक होता है कि भाई बीमारी के कोई कीटाणु ब्लड से कहीं और ना चले गए हों, तो उसके लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। तो ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी दी जाती है, ताकि वो जड़ से ख़त्म हो जाए। जी, मतलब ऑपरेशन से पहले किसी तरह की विशेष तैयारी की जाती है, और जब ऑपरेशन हो जाता है तो क्या ऑपरेशन के बाद इसके कोई दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं? ऑपरेशन के बाद, अब ऑपरेशन तो ऑपरेशन है, उसमें से 100 में से 90 टाइम हम लोग कामयाब होते हैं, 10% हम भी फेल होते हैं। क्या, मान लो इन्फेक्शन हो गया उसमें, तो प्रोस्टेट लूज हो जाती है, तो वो हड्डी को फिर बदलना पड़ता है, एंटीबायोटिक बहुत देना पड़ते हैं बस सुखाने के लिए। कई बार मरीजों में इतनी कमजोरी आ जाती है कीमोथेरेपी की वजह से
कि इन्फेक्शन होना बहुत मतलब हो ही जाता है, तो उसके लिए कमज़ोरी को ट्रीट करने के लिए हमको ब्लड देना पड़ता है। ब्लड लेवल अच्छा रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे हैं, बच्चों में आपने ऑपरेशन किया, एक बच्चा था, उसने को हमने ऑपरेशन किया, वो जाके पतंग उड़ाने लगा। अब पतंग उड़ाते उड़ाते गिर गया तो प्रोस्थेसिस के पास से हड्डी टूट गई, तो फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें तो मतलब चलती रहती हैं। हाँ, और कभी कभी ये भी होता है कि हमने तो अपनी आंखों से देख के जितनी बीमारी दिख रही थी वो निकाल दी। कभी कभी हम भी फेल हो जाते हैं कि आंखों से जो बीमारी नहीं दिख रही थी वो वहीं रह गई, तो वहाँ पे दोबारा कैंसर बन जाता है, तो फिर वो ऑपरेशन फेल होता है, उसमें हमको फिर से दोबारा करना पड़ता है। ये स्थिति मैंने बहुत बार देखी है सर। हमारे भी रिलेशन में एक थी, उनको कैंसर था, तो उनके साथ भी ये स्थिति थी कि ऑपरेशन हो गया, एक बार हो गया, दो बार हो गया, वो दिल्ली भी गई, वहाँ पर भी उन्होंने दिखाया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और दूसरी जगह से कैंसर उन्हें हो गया और आखिरकार उनकी कहना चाहिए कि डेथ हो गई है। तो मैं यही जानना चाहूँगी, क्या इसका इलाज संभव है, अब जो क्या सबके होता मन में एक सवाल उठता है? देखिए, अब ऐसा होता है, जब हम लोग ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो टेबल पे जहाँ से हम लोगों ने वो ट्यूमर निकाला है जी। उसके चारों तरफ से हम लोग सैंपल लेते हैं ऑन टेबल, मतलब ऑपरेशन टेबल में। वो सैंपल लेके इमीडिएटली लैब में जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रोजन सेक्शन। जहाँ फ्रोजन सेक्शन की सुविधा नहीं है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं इम्प्लांट साइटोलॉजी। तो वो साइटोलॉजी एकदम 10 मिनट के अंदर हमारी पैथोलॉजिस्ट लैब से खबर करती है कि मार्जिन्स नेगेटिव। जब मार्जिन्स नेगेटिव होते हैं तब हम इम्प्लांट लगाते हैं, मतलब हमने बीमारी को पूरी तरह से जड़ से निकाल दिया। मान लीजिए वो कहती है कि हमारे जो ऊपर का हिस्सा था उसमें अभी बीमारी है, तो हम लोग 1-2 सेंटीमीटर और ऊपर जाते हैं, उसको निकालने के बाद फिर सैंपल भेजते हैं। तो इस तरह से जब करते हैं तो साइंटिफिकली लगभग पूरा ट्यूमर निकल जाता है। लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर्जन को अपनी आंखों से कीटाणु, वो जो सेल्स हैं वो तो नहीं दिख रहे, मगर फिर भी एग्रेसिव ट्यूमर्स के सेल्स कभी कभी रह जाते हैं, उस टाइम पे फेलियर होता है। जी। मैं लास्ट सवाल आपसे रखूंगी कि ऐसा कोई संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हो? सबसे पहला संदेश, जब भी तकलीफ हो कृपया क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। आपके शहर का जो बेस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर है उसको दिखाइए, ताकि ट्यूमर जो है मिस ना हो। फिर डॉक्टर जो आपको जांचे बोले। डॉक्टर साहब, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, मैं बार बार आपको बीच में रोक रही हूँ, चूंकि हमारे साथ सागर से आयुष जुड़ चुके हैं, तो हम उनका सवाल देख लेते हैं आखिर वो क्या बोलना चाह रहे हैं। आयुष, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में जुड़ने के लिए। मेरा सवाल है सर से जी कि मैम मेरे मतलब देश में कैंसर एक बहुत बड़ा मतलब बीमारी है जिसको सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इलाज के लिए, लेकिन वही इससे बाहर अमेरिका या और सब कंट्री में है जो कैंसर की इजी वे में इलाज हो जाती है, उपचार हो जाते हैं। हालांकि यहाँ से भी लोग जाकर पैसे वाले जो है वो उपचार कराते हैं, लेकिन हम लोग के देश में बहुत महंगे मतलब इसके इलाज है, तो इसको लेकर क्या कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक खर्चे का सवाल है, कैंसर के इलाज में काफ़ी खर्चा होता है, मगर पिछले कुछ सालों से जब से ये आयुष्मान भारत चल रहा है, हम लोग कैंसर हॉस्पिटल्स में फ्री में इलाज करते हैं और वो इलाज पूरा गवर्नमेंट खर्चा देती है अस्पतालों को। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, किसी भी अस्पताल में जहाँ आयुष्मान कार्ड, आपका आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड लेके वो आपका फ्री में इलाज कर सकते हैं, उसको आपको कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर लेकिन आयुष्मान कार्ड है सर, वो जो कि एक लिमिट है जो कि 5 लाख है या कुछ ऐसे है कि इतना तक ही इलाज आप करा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो है जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी सर उससे काफी मतलब ज्यादा मतलब मांगे तौर पे वो इलाज होती है, जो कि 5 लाख उसके सामने बहुत छोटी रकम पड़ती है सर। इसलिए तो इलाज ऐसे कुछ सरकार गवर्नमेंट इसका उपाय करे कि जो कि इलाज इसकी सस्ती हो, प्राइवेट संस्था में या हॉस्पिटल में लोग इजी वे में इलाज इसका करा सके, क्योंकि सर 90% लोग जिसको अगर कैंसर हो जाते हैं वो सर दम तोड़ देते हैं। दम तोड़ गवर्नमेंट का ही सर डाटा है सर। हाँ, नहीं, देखिए, कैंसर के इलाज के लिए आयुष्मान में कई लोगों का हम लोग इलाज करते हैं और इंश्योर्ड जो होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी इसको काफ़ी कवरेज देती हैं, तो लगभग सभी कवर रहते हैं। मगर क्या होता है, हिंदुस्तान में इंश्योरेंस कॉन्शियसनेस नहीं है, लोग अपने को इंश्योरेंस नहीं करा के रखते हैं,
जब बीमारी आती है सिर पे तब इंश्योरेंस बोलते हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस कराना, बीमा आपको रोकना चाहेंगे सर, क्योंकि सर माफ कीजिएगा, क्योंकि सर हमारा देश भी सर 90% आबादी सर किसानों की है और इस तरह से जागरूक है और हाईटेक नहीं है सर कि हर कोई इंश्योरेंस अफोर्ड कर पाए, या हर किसी के पास उतनी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, इसलिए सर ये दिक्कत होती है। तो ऐसा सरकार क्यों नहीं कर देती है कि कैंसर को मतलब कि एक मतलब इलाज के लिए ऐसा कर दे कि लोगों की खर्च कम पड़े, लोगों के बेटा ऊपर, बजट के ऊपर। ये तो मैंने सब मान लिया, मगर सरकार क्या करेगी ये तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी। हम तो इलाज करने वाले हैं। सरकार की तरफ से जो है अभी हमें आपको मालूम है, मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की थी 40 साल पहले, तब एक आदमी भोपाल में किसी को कैंसर होता था तो लाखों रुपया खर्च करके वो बॉम्बे जाता था और प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब होता था। मगर अब बहुत फ़र्क आ गया। अब जगह जगह कैंसर अस्पताल खुल गए हैं, लोग इलाज भी सही करवाते हैं, खर्च थोड़ा करते हैं, कुछ उनको सुविधाएं मिलती हैं सरकार से, कहीं इंश्योरेंस कंपनी से, उनके डिपार्टमेंट से, CGHS है, BSNL है, सब सुविधाएं देते हैं। मगर क्या होता है, सुविधाएं लेने के लिए आदमी को पहले आपको जानकारी होना चाहिए आप कहाँ। जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसानों के लिए तो इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने स्वास्थ्य बीमा करा के रखें तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई खर्चा करना पड़ेगा इतना ज़्यादा। थोड़ा बहुत तो खर्चा सभी जगह होता है इंश्योरेंस होने के बाद भी। मगर आप इसके इलाज को यदि अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं तो अमेरिका में तो जो 5 लाख का यहाँ इलाज है वहाँ 50 लाख में भी नहीं होता। बहुत मुश्किल है वहाँ तो इलाज कराना। अमेरिका से लोग हिंदुस्तान आके इलाज कराते हैं। जी आयुष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपन बात कर रहे थे जी, सबसे पहले तो आप टाइमली दिखाएं क्वालिफाइड डॉक्टर को। दूसरा कारण है, ये दूसरा जो सलाह है सब लोगों के लिए कि किसी भी तरीके के टोटकों में नहीं पड़े, किसी नीम हकीम के चक्कर में ना पड़े। बिल्कुल। तो एक तीसरी सलाह ये है कि क्वालिफाइड डॉक्टर जो भी जांचे, यदि उसको शक है कैंसर का, तो जो भी जांचे बोले उसमें जांचे कराने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। कई बार क्या होता है, जांचे सलाह दी जाती है और लोग वो नहीं कराते हैं। जांच कराने में यदि कैंसर का कोई भी लक्षण पकड़ में आ जाता है तो टाइमली इलाज हो जाएगा और वो इलाज पूरा सही हो जाएगा। बस ये 3 चीज़ें हैं इसको, और जो इलाज फिर वो बताया जाए या जिस सेंटर पे आपको भेजा जाए उस सेंटर पे जाके क्वालिफाइड डॉक्टर, सबसे ज़रूरी चीज़ है आप डॉक्टर की डिग्री देखिए वो किस डिग्री का है। आप यदि डिग्री की रखे बगैर किसी के पे, जैसे आप अपना सलवार सूट सिलवाने जाते हैं तो लेडीज टेलर जो है जेंट्स टेलर के पास तो नहीं चले जाते। इसीलिए आप जो सही आदमी है उसके पास जाके सलाह मशवरा करिए और फिर उसकी सलाह को मानिए। आधे टाइम तो ये होता है कि उसकी सलाह माने बगैर तीसरे डॉक्टर, चौथा डॉक्टर वो इधर उधर भागते रहते हैं, उसमें बहुत टाइम निकल जाता है। तो ये सलाह है आपको सबको। डॉक्टर साहब, मैं आपको यही धन्यवाद देना चाहूँगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर उमेश बत्रा, जिन्होंने हमें बताया कि इसका इलाज संभव है। जिस तरीके से बोन कैंसर अब बढ़ता जा रहा है और जैसे ही वो बढ़ भी रहा है तो उसी के साथ कहीं ना कहीं इलाज भी अब संभव होता जा रहा है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि बोन में होने वाला कैंसर यानी हड्डियों का कैंसर। डॉक्टर बत्रा ने हमें बताया कि इस कैंसर का पता 3री या 4थी स्टेज में चल जाता है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब इसका इलाज संभव है। इसी के साथ अब हम आपको एक और जानकारी दे दें कि जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड अब चल रहा है, अभी हमारे साथ सागर से आयुष जुड़े हुए थे जिनका कहना था कि इलाज कराने के लिए बहुत महंगा इलाज है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, जिसके चलते लोग इलाज नहीं करा पाते हैं। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड चल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाइए और उसका फ़ायदा उठाकर अपना इलाज कराइए, लेकिन पैसों को लेकर, पैसों के चलते इसे रोकिए मत, जिसके चलते आपकी ज़िंदगी आपको गंवानी पड़ जाए। आप उसका फ़ायदा उठाइए आयुष्मान कार्ड का और जाकर अपना अच्छे से इलाज कराइए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार हम फिर मिलेंगे स्वास्थ्य से जुड़े किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कमाल करते कलाकारों की